किस तरीके से इस बातचीत को देखा जाए सर। इस्लामाबाद में बातचीत हो रही है, अमेरिका ईरान के प्रतिनिधि बड़े नेता पहुंच चुके हैं। देखिए विक्रांत, दुनिया में कहीं भी शांति के लिए वार्ता हो, शांति के लिए बातचीत हो, उसका स्वागत होना चाहिए, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो। और ये तो एक ऐसी क्राइसिस थी जो मेरे हिसाब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की दूसरी सबसे बड़ी क्राइसिस मैं इनको मानता हूं। 1960 के दशक में जब क्यूबन क्राइसिस हुई थी, जब एक ऐसा लग रहा था जैसे कि सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में कोई परमाणु युद्ध होने वाला है, और आखिरी मिनट पर वो क्राइसिस किसी तरीके से रिजॉल्व हो पाई थी। तो इस क्राइसिस में भी आपने देखा कि वैसे तो कहने को ये अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच का युद्ध था, लेकिन पूरी दुनिया इससे प्रभावित थी। भारत, जिसका इससे कोई लेना देना नहीं था, वहां भी इसका असर था। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, सब जगह इसका असर दिखाई पड़ रहा था। फिलीपींस, इंडोनेशिया, चाइना, रशिया, कोई भी ऐसा देश नहीं था जो इससे अछूता रहा हो। तो वैसे में शांति वार्ता कहीं भी हो, किसी भी तरीके की हो, युद्ध रोकने के लिए हो, चाहे युद्ध विराम के लिए हो, उसका स्वागत होना चाहिए। और मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा कदम है। कम से कम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में यह बात तो आई कि इस युद्ध से किसी का फायदा नहीं होने वाला है, और सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का होगा तो डोनाल्ड ट्रंप के अपने पॉलिटिकल करियर का होगा, रिपब्लिकन पार्टी का होगा, और अमेरिका के अंदर जो दुनिया के अंदर जो अमेरिका की हेजेमनी है, जो प्रभुत्व है, जो वर्चस्व है, उसको बहुत नुकसान होगा। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत है। अब यह देखना होगा कि यह कैसे आगे बढ़ती है और किस मुकाम तक पहुंचती है, जिसे कहते हैं ना लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचना। इसकी तार्किक परिणति क्या होती है, यह देखने वाली बात है। आशुतोष सर, आप देश के वरिष्ठ संपादक रहे हैं, लेकिन जिस तरह की ये वार्ता जो शुरुआत हुई उससे ठीक पहले भारतीय मीडिया में एक अजीब सी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान पर दुनिया भर की नजर है। इस्लामाबाद आज पूरी दुनिया के दोस्तों जितने भी ममालिक है उनकी तमाम मीडिया चैनल की हेडलाइंस बना हुआ है कि आज दुनिया का फैसला होगा। अपनाए हुर्मुज़ दोस्तों और ब्लैक सी ये दुनिया का 100% कारोबार को कंट्रोल करते हैं। तेल को तो एक तरफ कर लीजिए, और आज पाकिस्तान भारत समेत दुनिया भर की मईशत को बचा रहा है। दोस्तों, भारत की मईशत धड़ल्ले से गिर रही है। भारत में तो इतने बुरे हालात है कि एलपीजी नहीं मिल रही, खाना नहीं पक रहा, और दोस्तों कच्चा खाना खा खा कर इनके मुंह तरबूज की तरह हो गए हैं। और दूसरी बात ये बता दूं कि पाकिस्तान को जितना फायदा होगा दोस्तों, उससे कई गुना ज्यादा फायदा इस भारत को होगा। लेकिन देखिए कि गोदी मीडिया जला हुआ है। पाकिस्तान की कामयाबी से दोस्तों जो सबसे ज्यादा जला हुआ है वो गोदी मीडिया है। लेकिन अच्छे लोग भी मौजूद हैं, और अच्छे लोग ही खुद ही गोदी मीडिया की लताड़ लगा रहे हैं। आपको सुनाता हूँ, मुलाजा करें। खलबली और खींच दिखाई दी। और अगर ये शांति वार्ता विफल होती है तो भारत भी तो तबाही का शिकार बनेगा सर, और सफल होगी तो जैसा आपने बताया कि भारत को भी उसका फायदा मिलेगा। तो ये भारतीय टेलीविजन पर एक खींच जो दिखाई दे रही है पाकिस्तान को लेकर, जगह को लेकर, इसके पीछे क्या कारण समझ में आते हैं? इसके लिए मैं सिर्फ नासमझी कह सकता हूं, आत्ममुग्धता कह सकता हूं, और एक तरीके की हीन ग्रंथि है उसको मैं कह सकता हूं। इसके अलावा मेरे पास दूसरे कोई शब्द नहीं है। देखिए ये प्रॉब्लम क्यों खड़ी हुई? प्रॉब्लम ये खड़ी हुई क्योंकि 2014 के बाद से इस देश के अंदर एक फॉल्स नैरेटिव बनाया गया, एक ऐसा गुब्बारा फुलाया गया जिसमें यह दावा किया गया कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से दुनिया के अंदर भारत का रुतबा कितना बढ़ गया है, भारत विश्व गुरु हो गया है, भारत विश्व बंधु हो गया है, भारत विश्व मित्र हो गया है। और ये स्टेट स्पॉन्सर्ड पूरा का पूरा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को बेहतर करने के लिए किया गया था। उनको एक कल्ट फिगर बनाने के लिए इसकी कोशिश की गई थी, और इस षड्यंत्र में इस देश का सारा मीडिया शामिल था, कुछ को छोड़ के। पूरा मीडिया इसमें शामिल था, कुछ को छोड़ के। कुछ अपनी अवसरवादिता की वजह से, कुछ लोग अपना करियर बनाने में लगे हुए थे, कुछ लोग जो है वो विचारधारा से प्रभावित थे, और कुछ लोग सिर्फ जिनको कुछ समझ में नहीं आता है वो हवा के साथ बहते हैं, ऐसे लोग इसमें शामिल थे। लेकिन इसने देश का बहुत नुकसान किया है। मैं क्यों इस बात को बड़ी मजबूती के साथ कहता हूं? इसलिए क्योंकि आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो फॉल्स नैरेटिव पूरी तरीके से जमीन पे आके गिर पड़ा। जब पहलगाम जैसा हमला भारत के ऊपर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, तो भारत के पक्ष में कितने देश खड़े हुए थे, कितने देश थे जो पाकिस्तान को कंडेम करने के लिए तैयार थे। क्यों यह हुआ? और अचानक हमने सीजफायर कर दिया, और सीजफायर का कोई तर्क नहीं दिया। क्या दिया गया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया, वो गिड़गिड़ा रहा था, तो हमने मान लिया। जबकि हमारे विदेश मंत्री पाकिस्तान को बताते सुने गए कैमरे के ऊपर, उन्होंने कहा कि हमने तो पाकिस्तान की सेना से कह दिया कि हम आपके ऊपर हमले नहीं कर रहे हैं। तो ये जो दो मुहापन था, और भारत का जो अकेलापन था इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसने पूरी तरीके से भारत की विदेश नीति को खोखला कर दिया। खासतौर पर राष्ट्रपति ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद की जो परिस्थितियां हैं,
भारतीय लोगों को हथकड़ी बेड़ी में लगाकर इस देश में भेजा गया, इससे ज्यादा अपमानित करने वाली बात नहीं हो सकती थी। और हर भारतीय का खून खौलना चाहिए थी इस घटना को लेकर। कोलंबिया जैसे मामूली देश ने इसकी निंदा की जब उनके लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया। हमारे हुक्मरानों के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। और हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम लोगों को वाकई में एक राष्ट्र के नाम पे हमें हमारा सिर शर्म से झुक गया कि हमारे भारतीयों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया जा रहा है और हमारी सरकार कुछ बोल नहीं रही है। इसके बाद आपने देखा ट्रंप लगातार जिस तरीके से भारत का अपमान कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, अंट संट बोल रहे हैं, हम देश के नरेंद्र मोदी का करियर खत्म कर देंगे। आप सोच सकते हैं कितनी अपमानित करने वाली भाषा थी। लेकिन हमारे अंदर पाकिस्तान को लेकर एक ऐसा पूर्वाग्रह भरा हुआ है, एक ऐसा पूर्वाग्रह भरा हुआ है कि हम निकल ही नहीं पा रहे। इस नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी यह है, बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो पाकिस्तान ऑब्सेशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अगर आपको दुनिया के स्तर पर, अगर आपको विश्वगुरु बनना है, अगर आपको सुपर पावर बनना है, तो आप इस पिद्दी से देश पाकिस्तान से अपनी तुलना करते हर वक्त। आपको अपनी तुलना चीन से करनी चाहिए, आपको अपनी तुलना यूरोपियन यूनियन से करनी चाहिए, आपको अपनी तुलना अमेरिका से करनी चाहिए। जब आप एक पिद्दी से देश से कंपीट करेंगे तो आप क्या होंगे? अब आप पिट गए आज, क्योंकि आपकी पूरी जो ईरान वार को लेकर जो पूरी विदेश नीति थी वो क्या थी? आप युद्ध के 2 दिन पहले आप इजराइल जाते हैं। कौन है इजराइल भाई? 90 लाख का देश है, 140 करोड़ का मुल्क है भारत। हम इजराइल के पीछे जाएंगे? वहां के संसद हमारे प्रधानमंत्री को तमगे दे देगी तो हम बड़े खुश हो जाएंगे। इजराइल को खुश होना चाहिए अगर भारत उनको कुछ देता है। दे शुड फील गौरवान्वित। हम क्यों गौरवान्वित हो रहे हैं? आपने उनके आर्मी चीफ, उनके माफ करिए, सुप्रीम लीडर का कत्ल हुआ, आपने कोई एक शब्द नहीं बोला। 165 बच्चियों का कत्ल हुआ, आपने कोई एक शब्द नहीं बोला। उनका नौसैनिक बेड़ा गिरा, आपने कुछ नहीं बोला। और आप पूरी तरीके से अमेरिका और इजराइल के साथ है। और तब जब हम विश्वगुरु अपने को बताने की कोशिश कर रहे थे, वैसे में पाकिस्तान जो है वो वहां पे शांति वार्ता करा रहा। इस्लामाबाद के अंदर अमेरिकन के उपराष्ट्रपति जा रहे हैं, ईरान का डेलीगेशन वहां पे जा रहा है। तो हम कहां हैं? हम विश्वगुरु थे, हमारे बारे में तो कहा जाता था हमने यूक्रेन युद्ध रुकवा दिया। हमको कोई क्यों नहीं पूछ रहा? टर्की, इजिप्ट, ओमान, कतर, चाइना, अमेरिका सब पाकिस्तान से के थ्रू बात करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? तो हम जब इन सब चीजों, अब हमारी पोल पूरी तरीके से दुनिया में खुल चुकी, पूरी तरीके से खुल चुकी कि नरेंद्र मोदी की जो विदेश नीति थी और जिस तरीके से पर्सनलाइज विदेश नीति करते थे, शानदार तरीके से फोटो खिंचवाते थे, लोगों के गले मिलते थे, सबको पता चल गया कि इस विदेश नीति से भारत को नुकसान हुआ, फायदा बिल्कुल नहीं। अब ये कैसे एडमिट करें, इसको स्वीकार कैसे करें? ये बात तो गले ही नहीं उतर रही। मतलब जिस पड़ोसी को आप कह रहे थे गुड फॉर नथिंग, आज वो वहां पे शांति वार्ता करा रहा। दुनिया के साथ पूरा दुनिया की मीडिया वहां पे लगी हुई है। आपने देखा भारत का कोई मीडिया वाला वहां गया है? मैंने तो नहीं देखा किसी को। इतनी बड़ी खबर हुई, कम से कम भेजना तो चाहिए। आप क्यों नहीं जा रहे वहां? खैर छोड़िए, वो तो अलग तरह का प्रश्न है। तो सर ये जो इसमें गूढ़ सवाल है विक्रांत में, 10-15 सेकंड, जो गूढ़ सवाल ये है कि भारत के नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी असफलता यह है कि हम दुनिया को ये कन्विंस नहीं कर पाए कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश। बिल्कुल हम नहीं कन्विंस कर पाए, ना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कन्विंस कर पाए। उसके बाद हमने डेलीगेशंस पूरी दुनिया में भेजा, सबको बताने की कोशिश की पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। दुनिया क्यों नरेंद्र मोदी सरकार की बातों को नहीं मानती? ये अगर हमारी डिप्लोमेसी की फेलियर नहीं है, अगर विदेश नीति की फेलियर नहीं है, और चूंकि हमारे देश का मीडिया पूरी तरीके से इस वक्त सरकार के साथ खड़ा हुआ है, बेशर्मी के साथ खड़ा हुआ, निर्लज्जता के साथ खड़ा हुआ है, इसलिए वो ये मानने को तैयार नहीं होगा, वो अपनी खींच निकालेगा। और जो आदमी इस सरकार की आलोचना करेगा, उसको अपमानित करने का काम करेंगे, उनको इंसल्ट करने का काम करेंगे, उनको इंटिमिडेट करने का काम करेंगे, उनको थ्रेटन करने का। इसलिए आज आप मीडिया की हालत जो देख रहे हैं, और सरकार के मुंह से भी अब कोई आवाज नहीं निकल रही इस बात को लेकर। हम किस मुंह से कहेंगे कि पाकिस्तान पिद्दी सा देश है, पाकिस्तान आतंकवादी देश है, जब दुनिया हमारी बात नहीं मानती? सर वैसे तो किसी चैनल का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये पूरी कवरेज चल रही है, तो ये ज्यादा बड़ी खींच इस्लामाबाद में बातचीत होने की है या इस बात की खींच है कि हम इस युद्ध इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है, भारत की कोई भूमिका नहीं है? तो ज्यादा बड़ी खींच पाकिस्तान को लेकर है या हमारी भूमिका ना होने को लेकर है? नहीं, हमारी भूमिका ना होती तो भी हमको बर्दाश्त हो जाता। हम जिसको आतंकवादी देश कह रहे थे, जिसको रोग स्टेट कह रहे थे, जिसको हम कह रहे थे कि ये तो गुड फॉर नथिंग है, पिद्दी का शोरबा भी नहीं है, जब वहां वार्ता हो रही है तो ये हमारे लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं बार बार कहता हूं,
पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। बिल्कुल, एक बिल्कुल। भारतीय होने के नाते हम सब लोगों को का खून खौलता है जब हमारे यहाँ आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड करता है। हमारे लोगों का हमारे हमारे देश को के 2 टुकड़े 3 टुकड़े करने की उसने पूरी कोशिश की, कश्मीर को हमसे अलग करने की कोशिश की, पंजाब को हमसे अलग करने की कोशिश की, और अब पिछले दिनों बांग्लादेश को उकसा के उसने हमारे खिलाफ काम करने की कोशिश की है। वो हमारे बराबर नहीं है। लेकिन अगर हमने अपनी विदेश नीति को ठीक तरीके से संचालित किया होता, हमने अगर इजराइल और अमेरिका के युद्ध में अपने को इक्वी डिस्टेंस मेंटेन किया होता, तो हम आइडियली प्लेस्ड थे इस पूरी वार्ता को कराने के लिए, क्योंकि हमारी ईरान से भी रिश्ते अच्छे थे, हमारे इजराइल से भी रिश्ते अच्छे थे, और हमने अमेरिका से भी अपने रिश्ते ठीक करने की कोशिश। हालांकि हमारे अमेरिका से रिश्ते पिछले दिनों बहुत बिगड़े हुए हैं, बहुत बिगड़े। लेकिन हम अगर मीडिएशन नहीं भी करते तो एक सम्मानजनक स्थिति में होते। आज पूरी दुनिया क्या कह रही है कि हम अमेरिका और इजराइल के साथ हैं। वो इजराइल जिसने गाजा में घुस के 72,000 लोगों का कत्ल किया, 7 अक्टूबर की जो घटना थी वो घृणित घटना थी, लेकिन उसका बदला आप ऐसे लेंगे कि 60,000 से ज्यादा निर्दोष औरतों को, बच्चों को मार के लेंगे, आप जेनोसाइड करेंगे, खुलेआम जेनोसाइड करेंगे। उस नेतन्याहू के साथ मैं खड़ा होना पसंद नहीं करूंगा, जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने वॉर क्रिमिनल घोषित कर रखा है, जिसके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशूड है, वो जा नहीं सकता, और हम उसके साथ खड़े होकर गौरवान्वित महसूस कर। तो ये हमारी असफलता है, और खींच सबसे बड़ी इस बात को लेकर यह है कि दुनिया हमारी बात को सुन नहीं रही है, कोई पाकिस्तान को आतंकवादी देश नहीं मान रहा है। अगर ये हमारी सरकार की असफलता नहीं है तो फिर क्या है असफलता? हमने क्यों अपने डेलीगेशंस भेजे? हम क्यों नहीं दुनिया को बता पाए कि पहलगाम पे दुर्दांत हमला पाकिस्तान ने कराया था, और पाकिस्तान के खिलाफ किसी तरीके का कोई व्यवहार दुनिया के किसी देश को नहीं करना चाहिए? यह अगर हम इस बात को नहीं बता पाए हैं तो हमारी गलती है। हम पाकिस्तान को क्यों जिम्मेदार ठहराए? हमें अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए था। हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, जब इराक वॉर हो रहा था तो जॉर्ज बुश बार बार फोन कर रहे थे, और अटल बिहारी वाजपेयी ने साफ तौर पर कह दिया हम इस युद्ध में आपका साथ नहीं दे सकते। ये हिम्मत थी हमारी, ये हमारी हिमाकत थी। और जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जॉर्ज बुश के सामने अमेरिका के अंदर कहा, आई डोंट सपोर्ट, इंडिया डजंट सपोर्ट यू ऑन इराक। हम क्यों नहीं कह रहे थे? हमारे प्रधानमंत्री का तो करियर खत्म करने के बारे में ट्रंप बात कर रहा था। आज उस ट्रंप के खिलाफ स्पेन छोटा सा देश है, उसके प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं नहीं बोल रहे? फ्रांस बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? ब्रिटेन बोल रहा है, जर्मनी बोल रहा है, हम क्यों नहीं बोल रहे? 140 करोड़ का मुल्क है अमेरिका, भारत को इग्नोर कर सकता है, भारत के मार्केट को इग्नोर कर सकता है? हम ठीक है, अमेरिका की तुलना में हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास फाइनेंस है, कैपिटल है, तो हमारे पास 140 करोड़ का मार्केट है। हमें 140 करोड़ के मार्केट की जिस दिन हमने स्ट्रांगली मार्केटिंग कर दी, हम क्या कर रहे हैं? हम अपने प्रधानमंत्री की मार्केटिंग कर रहे हैं, अपने देश की मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं। और मैं बड़े गर्व के साथ इस बात कहता हूं, मैं पिछले साल अमेरिका में था और मैंने वहां पे मार्टिन लूथर किंग के सेंटर पे गया। वहां हमने देखा गांधी को लेके क्या सम्मान है, और मार्टिन लूथर किंग जैसा आदमी जिसको नोबेल प्राइज मिला, वो अपने आप को गांधी का चेला कहता है। तो हमने अपनी छवि क्या बना दी कि हम ऐसा देश बन गए हैं जो गांधी के विरोध में खड़ा हुआ है। नेल्सन मंडेला गांधी को अपना गुरु मानते हैं, डेजमंड टूटू गांधी को अपना गुरु मानते हैं, मार्टिन लूथर किंग अपना गुरु मानते हैं, और हमारे इसी देश के अंदर नाथूराम गोडसे की पूजा करने वाले लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो जब आप अपने देश की मार्केटिंग ना करके अपने खुद की मार्केटिंग करेंगे तो यही होगा। सर, 165 बच्चियों का कत्ल हुआ था ईरान में, और आज जब इस्लामाबाद पहुंचे ईरान के प्रतिनिधि मंडल, तो बाकायदा उन बच्चियों की फोटो रखी हुई थी विमान में। लेबनान में हमला हुआ, इजराइल ने हमला किया, तो उम्मीद ये की जा रही थी, क्योंकि उस समय भारत ने कोई उन बच्चियों के हमले पर बयान नहीं आया था। लेबनान पर अब हमला हुआ जिसमें सिविलियन डेथ बहुत बड़ी संख्या में हुई है, और दुनिया भर में उसकी भी काफी भर्त्सना हो रही है। भारत सरकार ने सर अभी भी इस हमले की निंदा तो की है, रिग्रेट तो किया है डेथ पर, लेकिन इजराइल का नाम नहीं लिया इस बार भी। ये दुखद है, ये दुखद है। और ये दरअसल ये दर्शाता है कि जो लोग इस वक्त हुकूमत में हैं उनकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को लेकर और विदेश नीति को लेकर समझ क्या। देखिए, भारत जब आजाद हुआ था तो भारत बहुत गरीब देश था, यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर निरक्षरता थी, बहुत गरीब था, हम बहुत पिछड़े हुए देश थे। बिल्कुल, अंग्रेजों ने हमको पूरी तरीके से लूट लिया था, हमने वहां से शुरुआत की, और हमारा देश उस वक्त सिविल वॉर से गुजर रहा था, बड़े पैमाने पर दंगे हुए थे, लाखों लोग मारे गए थे, लेकिन हमारे अंदर वो ताकत थी कि हम एक मॉरल स्टैंड ले सके, हम सही को सही कहने की हमारी ताकत थी, गलत को गलत कहने की ताकत। हमने वो ताकत जब खो दी तो फिर दुनिया हमारे साथ क्यों खड़ी हो? नेता वो होता है जो गलत को गलत
और सही को सही कहने की हिम्मत रखता है। नेता वो होता है जो हवा के खिलाफ जाने की हिम्मत रखता। गांधी जी में वो हिम्मत थी, जवाहरलाल नेहरू में वो हिम्मत थी, इंदिरा गांधी में वो हिम्मत थी कि जब 1971 में जब निक्सन और किसिंजर ने इंदिरा गांधी को अपमान करने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, इंदिरा गांधी झुकी नहीं। 1971 में अमेरिकी इच्छा के खिलाफ जाके उन्होंने बांग्लादेश को आजाद। आज क्यों नहीं हमारे अंदर वो हिम्मत? किस बात के लिए हम डरे हुए हैं? हम इजराइल के साथ जाने से भारत का कभी कोई भला नहीं होगा, ये हमको ये बात समझ लेनी चाहिए। इजराइल के बारे में इस वक्त अगर आप दुनिया में, खुद अमेरिका के अंदर जहां फिलिस्तीन को लेके एक अजीब तरीके की वितरणा थी, आज वहां अमेरिकी समाज के अंदर फिलिस्तीन को लेके समर्थन लगातार बढ़ रहा है और इजराइल को लेके समर्थन लगातार नीचे जा, क्योंकि वो जेनोसाइड कर रहा है। हम सब लोग इस बात से वाकिफ है कि हिटलर ने यहूदियों के साथ किस तरीके का व्यवहार, दुनिया में कभी भी किसी भी कौम के साथ, किसी भी इंसान के साथ उस तरीके का व्यवहार नहीं हो रहा। लेकिन हम ये उम्मीद कर रहे थे कि जो लोग उस पीड़ा से गुजरे हुए हैं, कम से कम वो समाज एक मानवीय रुख अख्तियार करके उस तरीके से बर्ताव। जो आतंकवादी घटना हुई 7 अक्टूबर की, वो निंदनीय है, उसके लिए जो भी सजा मिलनी चाहिए मिले, लेकिन उसका बदला यूं तो नहीं होगा कि आप पूरी की पूरी आबादी को आप फ्लैट कर दे, कत्ल गारत कर दे। आप 70,000 लोगों को आपने मारा है, 70,000, और लेबनान में घुस के भी अब वही काम कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। आतंकवादियों को मारिए ना, किसने कहा क्या भारत कल इस्लामाबाद में घुस के मारे? आप सोचिए, भाई पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर आतंकवादी गतिविधियों का अंजाम देता है, तो क्या भारत इस्लामाबाद के अंदर घुस के वहां के निर्दोष औरतों और बच्चों को मारे? क्या ये सही है? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं सही। तो हम जब गलत रास्ते पे चलेंगे, और मैं बार बार कहता हूं, हमारी सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि उनके पास एक पॉलिटिकल फॉरेन मिनिस्टर नहीं है जिसके अंदर अपने प्रधानमंत्री के सामने सच को सच और गलत को गलत कहने की हिम्मत। सर एक चीज और समझना चाहूंगा आपसे कि इस युद्ध में शांति वार्ता में नेतन्याहू को काबू कर पाएगा अमेरिका, इस पर भी काफी कुछ टिका हुआ है। और नेतन्याहू के सामने दिक्कत जो समझ में आ रही है कि वो युद्ध से निकलना नहीं चाहते, क्योंकि एक तो उनके खिलाफ अब ट्रायल शुरू हो जाएगा कल से, और दूसरा 6 महीने बाद चुनाव है। तो नेतन्याहू क्या काबू में आ पाएगा? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर वो उसे संतुष्ट नहीं कर पाए या उसे काबू नहीं कर पाए तो शांति वार्ता का सफल हो पाना बड़ा मुश्किल है। देखिए विक्रांत, बिना अमेरिका के इजराइल का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिस दिन अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल को क्यों खड़ा किया? क्योंकि अमेरिका जैसे इसने साउथ एशिया के अंदर उसने पाकिस्तान को क्यों खड़ा किया, या मिडिल ईस्ट के अंदर उसने इजराइल को क्यों खड़ा किया? क्योंकि उसको उस एरिया के अंदर अपना प्रभुत्व जताना है, अपने प्रभुत्व को स्थापित किए रहना है। तो वो अपने प्रभुत्व को जो स्थापित करने के लिए उसने इजराइल को चुना। उसको जिस दिन अमेरिका इजराइल को फाइनेंशियल सपोर्ट करना बंद कर देगा, कैपिटल सपोर्ट करना बंद कर देगा, पॉलिटिकल सपोर्ट करना बंद करेगा, डिप्लोमेटिक सपोर्ट करना बंद करेगा, मिलिट्री सपोर्ट करना बंद करेगा, और साथ ही साथ उसको अगर वो आर्मामेंट्स देना बंद कर देगा, उस दिन इजराइल कुछ नहीं है। इजराइल कुछ भी नहीं है। इजराइल मुसाद जितना करता है बस उतना ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है वो। और मुसाद को भी CIA सपोर्ट करती है। 90 लाख लोगों का देश है। हमारी पूरी सहानुभूति उस कम्युनिटी के साथ है। जिस तरीके से यहूदियों के साथ बर्ताव हुआ दुनिया में, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन बिना अमेरिका के इजराइल कुछ नहीं है। मैंने तो 3 दिन पहले इस पर बाकायदा अपने चैनल पे कहा था कि अमेरिका अगर वो कह देगा तो एक आध दिन जरूर इजराइल छटपटाएगा, लेकिन अंततः इजराइल को भी युद्ध विराम मानना पड़ेगा। और एग्जैक्टली वही हुआ। लेबनान के अंदर भी घुस के उसने 300 लोगों को मारा, लेकिन उसके बाद आप देखिए, क्योंकि इजराइल को भी मालूम है अकेले अगर वो लड़ेगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। मिडिल ईस्ट में उसकी कोई हैसियत नहीं बचेगी। तो बिना अमेरिकी सपोर्ट के वो कर ही नहीं सकता। इसलिए मुझे इसमें कभी कोई संदेह नहीं था। हाँ, कुछ लोगों को इस बारे में संदेह था। मेरा कहना है कि आपको अगर खबर पकड़नी है तो उसकी पॉलिटिक्स को पकड़िए। ऐसा नहीं है कि ट्रंप युद्ध हार गए, लेकिन दिक्कत ट्रंप की यह है कि अगर वो इस युद्ध को कंटिन्यू करेंगे तो उनकी पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, जमींदोज हो जाएगी अमेरिका के अंदर। ट्रंप का पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। पिछले 1 साल के अंदर जब से राष्ट्रपति बने हैं 29 ऐसी स्पेशल इलेक्शंस हुए हैं, जो बाई इलेक्शंस वहां कहते हैं, जो बैटल ग्राउंड स्टेट रिपब्लिकन स्टेट में जहां हारे हैं। खुद पाम बीच डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहां पर ट्रंप का अपना घर है, वहां पे वो चुनाव हारे हैं। आज की तारीख में ट्रंप के जो अप्रूवल रेटिंग अमेरिका में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दूसरे टर्म के प्रेसिडेंट के लिए लोवेस्ट एवर है, लोवेस्ट एवर। उनके जो अपने कट्टर समर्थक है, टकर कार्लसन जैसे लोग, जो रोगन, टकर कार्लसन, एलेक्स जोन्स, जो उनके कट्टर समर्थक माने जाते थे,
आज वो कहते हैं दिस मैन इज सिक, ही नीड्स टू बी रिमूव्ड। ये वर्ड यूज किया जा रहा। अगर आप कभी एलेक्स जोन के अगर आप ट्विटर हैंडल पे जाएंगे तो आपको वो मिल जाएगा। टकर कार्लसन कह रहा है ये कौन आदमी है, ये अमेरिका फर्स्ट की बात करता है तो इजराइल फर्स्ट की बात कर रहा। उनके अपने जो एडवोकेट जनरल्स हैं, पैम बॉन्डी, उनका इस्तीफा लिया गया। उनका जो आतंकवाद विरोधी संगठन के जो सेंटर के जो चीफ थे उसने अपने पद से इस्तीफा दिया। दो आर्मी चीफ को इस्तीफा दिलवाया गया। खुद वाइस प्रेसिडेंट इस युद्ध के साथ नहीं दिखाई पड़ते। उनकी जो इंटेलिजेंस चीफ है तुलसी गबार्ड, वो इस युद्ध में इनके साथ खड़ी नहीं है। रिपब्लिकन्स का एक अभी पिछले दिनों ब्रीफिंग की गई है, पेंटागन की तरफ से ब्रीफिंग की गई, तो जो रिपब्लिकन्स के जो चीफ थे उस काउंसिल के, उनका नाम है रोजर्स, उन्होंने बाहर निकल के कहा कि किस तरीके की बातें की जा रही है यहाँ पे, हमको सच्ची बात नहीं बताई जा रही। विद इन रिपब्लिकन्स ट्रंप का अपना बेस धीरे धीरे कम होता जा रहा है। विद इन रिपब्लिकन्स आज से 1 महीना पहले, युद्ध शुरू होने के पहले जो अप्रूवल रेटिंग इनकी 77 थी वो घट के अब 62 आ गई। विद इन रिपब्लिकन्स की बात कर रहा हूं। अमेरिका के अंदर इस वक्त जो प्राइस राइज है वो तकरीबन 30% बढ़ चुका है। बिल्कुल। जो पर गैलन है वो $4 पहुंच चुका है। अगर यही हालत रहा तो अगले 6 और एक बात और बता दूं, वहां पे इस वक्त डिबेट ये चल रही है कि ये आदमी अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है एंड ही इज नॉट फिट टू बी द प्रेसिडेंट। तो डिबेट ये हो रही है कि अमेरिकन संविधान के 25th अमेंडमेंट के धारा 4 को इन्वोक किया जाए। 25th अमेंडमेंट का धारा 4 ये कहता है कि अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट इनकैपेबल हो जाते हैं, इनएलिजिबल हो जाते हैं, इनकैपेसिटेट हो जाते हैं, तो कैपिटन तो जो उनकी कैबिनेट है वो मेजॉरिटी से फैसला कर सकती है, लेड बाय वाइस प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट को हटा दिया जाए और उनकी जगह पे वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट हो जाते हैं। और अगर 4 दिन के अंदर, मतलब जिस दिन ये इन्वोक किया गया उसके 4 दिन के अंदर अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट ये फिर कहता है कि नो आई एम कैपेबल इनफ टू लीड, तो फिर वो प्रेसिडेंट हो जाते हैं। लेकिन अगर कैबिनेट दोबारा अगर पास कर देती है 4 दिन के अंदर, विद इन 4 days, कि ही इज नॉट फिट टू बी द प्रेसिडेंट, तब उस पर कांग्रेस में सुनवाई शुरू होती है। ये डिबेट वहां चल रही है क्योंकि कैबिनेट खुद उनको अपने पद से हटा दे। ये मुश्किल काम है, लेकिन जब ये डिबेट शुरू हो गई, इसका मतलब ये बात हमको यहाँ हिंदुस्तान में बैठ के पता चले तो ट्रंप को नहीं पता होगी। बिल्कुल, उनको भी तो पता होगी ना ये बात चल रही है। तो जो वो घुटनों पे आके अमेरिका जो ईरान से बात कर रहा है, वो क्यों करा? युद्ध का एक भी मकसद पूरा नहीं हुआ। पहला मकसद क्या था? रेजिम चेंज। दूसरा मकसद क्या था? जिनकी जो परमाणु हथियार है उनको खत्म करना। तीसरा मकसद क्या था? लॉन्ग रेंज या बैलिस्टिक मिसाइल्स को खत्म करना। चौथा मकसद क्या था? उनकी जो यूरेनियम एनरिचमेंट की कैपेसिटी वो खत्म करना। क्या रेजिम चेंज हुई? क्या न्यूक्लियर परमाणु प्रोजेक्ट खत्म हुए उनके? क्या उनकी बैलिस्टिक मिसाइल्स खत्म हुई? क्या उनके यूरेनियम एनरिचमेंट की कैपेसिटी खत्म हुई? तो युद्ध का कौन सा मकसद पूरा हुआ? उल्टे आप फंसे हुए हैं। और अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये कहती है, जो पिछले दिनों पब्लिक में आई थी, कि आज भी ईरान के पास 50% उनका शस्त्र सुरक्षित है। 45,000 ड्रोन आज भी उनके पास, 45,000 ड्रोन, जस्ट इमेजिन। तो वो हमको लगता है कि ईरान तो पिद्दी सा देश है, हाँ कमजोर देश है, गरीब देश है, लेकिन वो 40 साल से इस युद्ध की इंतजार में था। वो जानता था कि हमारे पर हमले होंगे। उसने उस हिसाब से रणनीति बनाई। उसने अपना सारा जो आर्मामेंट है वो अंडरग्राउंड कर दिया, सारी न्यूक्लियर फैसिलिटी अंडरग्राउंड कर दी। जिन इलाकों को हम कहते हैं कि नातांज का इलाका है या इस्फहान का इलाका है जहां पे इनके न्यूक्लियर हट है,